हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th की पॉलिटी को करने वाले हैं, जो एक मैराथन क्लास है जिसमें जो हम लोग सारे चैप्टर्स को करने वाले हैं। और पहला चैप्टर का नाम है समानता। इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर 2 को करेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसी तरह जो चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को आज हम लोग करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। इससे पहले जो है मैं क्लास 6 की पॉलिटी की जो है सारे चैप्टर को करवा चुकी हूँ। आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट होगा। यही सारे नोट्स पढ़ के जो मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ है, और ये सारे पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी बुक से ही नोट किया गया है। तो अगर आप लोगों को हेल्प करेगी तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, समय बहुत कम है। चैप्टर का नाम है समानता। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ मुख्य प्रावधान है। समानता को जो है स्थापित मतलब अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ मुख्य जो प्रावधान स्थित है तो चलिए हम लोग कुछ प्रावधान को देखते हैं, क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो नंबर 1, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान। कानून की दृष्टि में जो है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार जो है समान होता है। यह जो है मुख्य प्रावधान है समानता के लिए। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपको पेडागोगी वाले प्रश्न जब पूछे जाएंगे सीटेट एग्जाम में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, इसको रट नहीं सकते हैं आप लोग, इसको समझ समझ के पढ़िए, तभी आपका जो है पेडागोगी वाले प्रश्न जो है सॉल्व हो पाएंगे। तो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। तो क्या क्या है? नंबर 1 है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश या जन्म स्थान या स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव नहीं किया जा सकता है, याद रखना है आप लोगों को। देखते हैं तीसरे नंबर में क्या बताया गया है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। जो प्रत्येक व्यक्ति है वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, या किसी भी वंश से हो, या जन्मस्थान या स्त्री हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति को जो है सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, और अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है संविधान में। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। उसके बाद मध्याह्न भोजन के बारे में बताया गया है। तो मध्याह्न भोजन के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो मध्याह्न भोजन जो स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु राज्य में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला प्रश्न जो है पूछा गया है। मध्याह्न भोजन जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु राज्य में हुआ। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को 6 महीने में जो है आरंभ कर देने का आदेश दिया था। कि 2001 में जो उच्च न्यायालय है सभी राज्यों को, प्रत्येक राज्य को जो 6 महीने के अंदर में ही ये जो मध्याह्न भोजन योजना है ये शुरू करने का आदेश दिया गया था। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि मध्याह्न भोजन जो फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ, किस राज्य में, तो वो जो है तमिलनाडु है। और कब जो है 6 महीने के अंदर ही सब राज्यों में आरंभ करने का ऑर्डर दिया गया था। उच्चतम भोजन जो मध्याह्न भोजन जो योजना है ये प्रारंभ होगा तो 2001 में, याद रखना है। कितने महीने के अंतर में, तो 6 महीने के अंतर में। उसके बाद बताया गया है रोजा पार्क्स के बारे में। रोजा पार्क्स क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। देखिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क्स क्या थी, तो रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को बस में सीट देने से मना कर दिया, जिसके कारण विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। तो रोजा पार्क्स कौन थी, तो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क्स, और 1 दिसंबर 1955 को बस में सीट देने से ये जो मना कर दी थी, जिसके कारण क्या हुआ, आंदोलन हो गया। और इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 में यह आंदोलन काम किया। 1964 में जो यह आंदोलन काम किया, यह सफल हुआ। यह कब हुआ, तो 1964 में। इसी को याद रखना है। यह आंदोलन सफल हुआ और काले गोरे का भेदभाव समाप्त हो गया। इसी आंदोलन के कारण ही काले गोरे का जो भेदभाव समाप्त हो गया, इस चीज़ को याद रखना है। फिर इसमें आर्टिकल 15 के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के बारे में क्या बताया गया है। आर्टिकल 15 में बताया गया है, आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो क्या इसका मतलब है, आर्टिकल 15 में बस आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखना है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध किया गया है। कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भी नहीं, मूल वंश के आधार पर भी नहीं, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भी जो है भेदभाव नहीं होगा। तो किसने बताया गया है, आर्टिकल 15 में। इस चीज़ को याद रखना है। और अस्पृश्यता का अंत कब किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 17 में। इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ये सारे पॉइंट्स जो है मैं एनसीईआरटी बुक से ही नोट की हूँ जब मैं स्टेट का तैयारी करती थी। तो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ये सब मिला होगा। तो दिव्यांग जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, तो इस अधिनियम में क्या बताया गया है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में इस अधिनियम के अनुसार दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 है, इस अधिनियम के अनुसार क्या है कि दिव्यांगजनों को जो है समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उसकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का क्या है? दायित्व है। समाज में जो उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है और इनको जो है समान अधिकार भी प्राप्त है। तो किस अधिनियम के तहत ये सब कहा जा रहा है? तो 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा से सम्मिलित करना भी इसका जो है सरकार का काम है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है पेडागोगी में हेल्प करेगा, पेडागोगी वाले प्रश्न सॉल्व करते टाइम। उसके बाद बताया गया है कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में जो है ढलान बनाए जाने चाहिए। जो दिव्यांगजनों को चढ़ने और उतरने में जो काफ़ी परेशानी होती है, इसी वजह से जो कानून यह भी कहता है कि जो सार्वजनिक स्थलों में स्कूल, भवन इत्यादि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना जो है सरल हो जाए। तो इस चीज़ को याद रखना। किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो 2016। इस चीज़ को याद रखना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बताया गया। क्या बताया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में? तो चलिए हम लोग देखते हैं। किसी मनुष्य के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो इसको याद रखना है कि आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से क्या अशोभनीय और कुछ नहीं है समाज में। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। इस चीज़ को याद रखना है, पूछे जाने की संभावना है। मनुष्य नाशवान है। मनुष्य क्या है? नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। ये सारे पॉइंट्स जो थे इस चैप्टर में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोग याद रखिएगा, जो सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर इन सब पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का जो है इस बार सीटेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बस जो क्या है आप लोगों को कि किसी जो तरल पदार्थ में जो छन के कोई चीज़ दिया जाता है, वो सारी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाता है। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 है जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो स्वास्थ्य में किस प्रकार सरकार की भूमिका है, इस चीज़ को इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहले देखते हैं इस चैप्टर में केरल के बारे में बताया गया है। तो केरल के बारे में क्या बताया गया है? 1996 में केरल सरकार ने राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया है। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है कि केरल ने जो है अपने पंचायत को बजट का 40% हिस्सा जो दे दिया है। कब? तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य के पूरे बजट का जो है 40% अपने पंचायत को दे दिया है। किस लिए दिया है? तो स्वास्थ्य में काम करने के लिए दिया गया है 40%। तो आपको बस 40% याद रखना है कि केरल ने जो है अपने राज्य का कितना परसेंट बजट का जो पंचायतों को दिया है, तो 40% याद रखना है इसको। उसके बाद इस चैप्टर में जो है कोस्टा रिका के बारे में बताया गया। तो क्या बताया गया इस चैप्टर में? कोस्टा रिका क्या है? तो कोस्टा रिका जो है मध्य अमेरिका का सबसे जो स्वस्थ देश माना जाता है। तो मध्य अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है कोस्टा रिका, और ये जो कोस्टा रिका देश है सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इस चीज़ को याद रखना कि सबसे स्वस्थ देश के लिस्ट में कौन आता है? तो कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में कोस्टा रिका स्थित है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इसको स्वस्थ देश जो माना गया है? तो इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित है। इसका जो मुख्य कारण है उसके संविधान में बताया गया है। और क्या बताया गया है? तो सेना नहीं रखा गया है। ये जो है कोस्टा रिका देश, मध्य अमेरिका का जो कोस्टा रिका है, वहाँ पे जो है सेना नहीं रखा गया। सेना में जितना पैसा रखने में खर्चा होता है, तो उसके बदले ये क्या है, उन पैसों को स्वास्थ्य सेवा में लगाया है। स्वास्थ्य सेवा में उन पैसों को लगाया है कोस्टा रिका में। तो सेना नहीं रखा गया है, सेना का जो खर्चा पैसा बचा उसको कहाँ लगाया गया है? तो स्वास्थ्य सेवा में लगाया गया है। ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। और जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या इसमें याद रखना है बेसिकली कोस्टा रिका के बारे में? तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा कि कोस्टा रिका क्या है? तो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना गया है। मध्य अमेरिका का कोस्टा रिका को जो है सबसे स्वस्थ देश माना गया है। और इसका मुख्य कारण इसके संविधान में निहित है। तो क्या निहित है? तो सेना यहाँ जो नहीं रखा गया। सेना के बदले में जो खर्चा है वो कहाँ लगाया गया है? तो स्वास्थ्य सेवा में लगाया गया है। कहाँ? तो कोस्टा रिका में। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखते टाइम ही जो है चीज़ें याद हो जाए, इसी वीडियो में ही याद हो जाए, क्योंकि कंटेंट बहुत है, सबके पास बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए,
सब पढ़ता भी है पर उसका जो है रिवीजन नहीं करता है और चीज़ों को जो है याद नहीं रख पाता है, जिस कारण से जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसलिए बार बार चीज़ों को बोलती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने के दौरान ही जो चीज़ें याद हो जाए। तो याद हो गया होगा आप लोगों को आई होप कि कोस्टा रिका कहाँ है, तो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। इसका कारण जो है कि उन्होंने जो सेना नहीं रखा है, उन्होंने सेना के बदले जो पैसे बचे उसको जो है स्वास्थ्य सेवा में लगाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में बताया गया है संचारणीय बीमारियों के बारे में। तो क्या होती है संचारणीय बीमारियाँ और किस प्रकार ये जो फैलती है। तो संचारणीय बीमारियाँ जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाती है, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में तो ये बीमारी जो है फैल जाती है। तो किस प्रकार फैलती है, तो पानी के द्वारा फैलती है, भोजन के द्वारा फैलती है और हवा के द्वारा फैलती है। तो ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है कि संचारणीय बीमारियां जो है किस माध्यम से फैलती है। तो पानी के माध्यम से फैलती है, भोजन के माध्यम से फैलती है और हवा के माध्यम से फैलती है। क्या, तो संचारणीय बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो है संचारित हो जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है कॉन्टैक्ट में आने से, पानी के कॉन्टैक्ट में, भोजन के कॉन्टैक्ट में और हवा के कॉन्टैक्ट में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो फैल जाती है कौन, संचारणीय बीमारियाँ। और संचारणीय बीमारियों का लिस्ट है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसको हो सके तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि उस प्रकार के प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं सीटेट एग्जाम में, फिर भी आप लोग को देख लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है OPD के बारे में। तो OPD क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। OPD है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये जो पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो OPD क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये क्या होता है OPD, तो OPD जो है विशेष प्रकार का वार्ड होता है। वार्ड में जो विशेष वार्ड में भर्ती होने वाले पहले रोगी OPD में जाते हैं। तो OPD क्या है कि विशेष प्रकार का वार्ड है जिसमें भर्ती होने वाले पहले रोगी कहाँ जाते हैं, तो वो OPD में जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। तो क्या याद रखना है इसमें कि OPD का फुल फॉर्म क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले, विशेष वार्ड में जो है भर्ती होने से पहले रोगी कहाँ जाता है, पेशेंट कहाँ जाता है, तो OPD में जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। फिर है जेनरिक नाम, दवाइयों के जो जेनरिक नाम के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जेनरिक नाम से क्या है कि दवाइयों का रासायनिक नाम। जेनरिक नाम किसको कहा जाता है, कि दवाइयों का जो रासायनिक नाम होता है उसी को कहा जाता है जेनरिक नाम। तो एग्जांपल के लिए है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो है उसका जेनरिक नाम क्या होता है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका जो है रासायनिक नाम होता है। तो जेनरिक नाम आपको बस यही याद रखना है कि जेनरिक नाम से क्या तात्पर्य है। तो जेनरिक नाम होता है दवाइयों का रासायनिक नाम को क्या कहा जाता है, तो जेनरिक नाम कहा जाता है। दवाइयों का रासायनिक नाम को, दवाइयों को रासायनिक नाम क्या होता है, तो जेनरिक। तो एस्पिरिन का जेनरिक नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इस चीज़ को याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स थे जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटी क्लास 7 की, उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लिखी थी। मेरा भी सीटेट जो है क्लियर हुआ था। यही सब पॉइंट्स को याद रखना है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा सबका। तो बस ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए कि चीज़ें जो है याद हो जाए वीडियो देखते टाइम ही। अगर याद नहीं होता है तो फिर वीडियो को देखिए, फिर चीज़ें जो है एक बार दो बार देखने से चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हालांकि चैप्टर में और सब चीज़ें भी बताई गई है, मैं उतना चीज़ नोट नहीं की थी क्योंकि मुझे जो है वो सब सारी चीज़ें समझ में आ गई थी तो नोट नहीं की थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। और इस तो चलिए अब चैप्टर नंबर 3 को करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो राज्य शासन जो है किस प्रकार काम करता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसको देखने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा विधायक कौन होता है। तो सबको विधायक सुना होगा। तो विधायक क्या होता है, विधायक कौन होता है, तो विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और जो है सरकार बनाते हैं। तो देखिए विधानसभा के सदस्य को जो है विधायक यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MLA कहा जाता है। और MLA जो है उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक संक्षिप्त रूप होता है। और MLA का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जनता के द्वारा होता है। और फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर या विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार को बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विधायक जो है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बात बोला गया है कि विधायक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस लाइन को याद रखना है। फिर देखते हैं भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के जो हर राज्य में क्या है, एक विधानसभा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है जिसको मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश जो है 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधित्व को चुनती है।
जो है विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। फिर क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक जो हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, जो लोग जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री जो है कैसे बन जाते हैं, तो इसको जानते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में, यहाँ पे बताया गया क्या, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसको जान लेना। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है जिसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं चुनाव के बाद जो है क्या होता है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना है और वे मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा बात बताया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया यहाँ पे कि राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो राज्यपाल। यहाँ पे याद रखना है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, इस चीज़ को याद रखना है। फिर यहाँ बताया गया है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय भी होते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हो या अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में बताया गया है शब्द संकलन के बारे में। तो निर्वाचन क्षेत्र, तो बस आप लोग इसको याद रखिएगा कि निर्वाचन क्षेत्र किसको कहा जाता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। उसके बाद है बहुमत मतलब होते हैं, इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, इसे साधारणतः बहुमत भी कहा जाता है। उसके बाद विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उससे जो है अपेक्षा की जाती है कि वह मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएगा। तो ये सारी तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर 3 के। अब हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे। देखिए अब हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन किस प्रकार जो अपना काम करता है, इस चीज़ को लेसन 4 में हम लोग को पढ़ना है। तो लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी असमानता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यह सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है। इस पाठ से हम इसी प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को जो दी जाने वाली अलग अलग भूमिका है किस प्रकार है, इस चीज़ को भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। 1920 के दशक में समाओ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। समाओ जो है द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान के रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। इसके लिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर इलाके में जाते थे, सुदूर यात्राओं पर जो है जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माता या बड़े लोग उनका देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर जो आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी वह छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी वह अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वह सभी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में भी काम करती थी और डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था जहाँ लड़कों
को ही अधिकांशतः जो है काम करना होता था। उसके बाद जो है और लड़कियां जो है उनकी मदद करती थी। फिर यहाँ पे प्रश्न को बताया गया है जिसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कुछ जो है महिलाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट एग्जाम के लिए। उन सब महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया है। तो चैप्टर का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो चैप्टर का नाम ही है जैसा देख सकते हैं आप लोग कि औरतों ने बदली दुनिया। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो रुकैया सखावत हुसैन के बारे में बताया गया है, राज सुंदरी के बारे में बताया गया है और एक जो है रमाबाई के बारे में बताया गया है। फिर जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको भी याद रखना है। तो चलिए हम लोग जो वीडियो शुरू करते हैं। रमाबाई महिला शिक्षा की यह योद्धा एवं स्वयं कभी ये जो है स्कूल नहीं गई थी। रमाबाई को जो है महिला शिक्षा की योद्धा जो कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कभी स्कूल गई नहीं थी। इन्होंने जो माता पिता से ही पढ़ना लिखना सीखा था। उन्हें पंडिता की उपाधि भी दिया गया है और संस्कृत में पढ़ना लिखना ये जो है जानती थी। कौन? तो रमाबाई। रमाबाई एक महिला है जो महिला शिक्षा की एक योद्धा थी, इसलिए जो है महिला शिक्षा के लिए योद्धा के रूप में उभरी। और स्वयं जो है कभी ये जो रमाबाई है कभी भी स्कूल नहीं गई। तो कैसे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा? तो अपने माता पिता से जो इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। इस चीज़ को याद रखना है। फिर क्या बताया गया है कि 1898 में पुणे के पास खेर गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और बुनाई का जो काम सिखाया गया। तो कौन ये जो है मिशन की स्थापना की? तो रमाबाई ने। कब की है? तो 1898 में पुणे के पास जो है खेर गांव में, पुणे के पास एक गांव है खेर गांव में, इन्होंने जो है एक मिशन का जो स्थापना किया और वहाँ पे क्या करवाया जाता था? विधवा स्त्रियों को जो है एवं गरीब स्त्रियों को जो है पढ़ने लिखने और बुनाई छपाई इत्यादि जो कार्य सिखाई जाती थी। तो इस चीज़ को याद रखना है। रमाबाई के बारे में ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सीटेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, आप लोग याद रखिएगा। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि वीडियो देखते टाइम ये चीज़ें जो है याद हो जाए। तो रमाबाई कौन थी? रमाबाई एक महिला शिक्षा की योद्धा थी और इन्होंने जो कभी स्कूल जो गई नहीं है और अपना जो शिक्षा है इन्होंने माता पिता से ही सीखा और इन्हें जो पंडिता की उपाधि दिया गया था। इस चीज़ को याद रखना है कि रमाबाई को जो है पंडिता की उपाधि दी गई थी और ये जो है संस्कृत में पढ़ना लिखना जानती थी। उसके बाद इन्होंने जो पुणे के पास एक खेर गांव में 1898 में एक मिशन की स्थापना की जहाँ पे जो विधवा स्त्रियों एवं गरीब औरतों को पढ़ने लिखने बुनाई कटाई सिखाई जाती थी। तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर देखते हैं आगे राज सुंदरी के बारे में। तो राज सुंदरी के बारे में क्या बताया गया है इस चैप्टर में? तो राज सुंदरी 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में जो है अपनी आत्मकथा लिखी। तो ये जो थी पहली महिला थी जिन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी। तो 60 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? तो 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और पुस्तक का नाम क्या था? तो अमार जीवन। यह जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे जो प्रश्न पूछे गए। तो अमार जीवन जो पुस्तक, अमार जीवन जो आत्मकथा इसकी जो रचयिता है कौन है? तो राज सुंदरी, जो 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस आत्मकथा को लिखा। तो किस भाषा में लिखी? तो बांग्ला भाषा में। याद रखिएगा कि बांग्ला भाषा में लिखी अमार जीवन। यह जो थी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई फर्स्ट जो है आत्मकथा थी। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है आपको कि राज सुंदरी कौन है? तो राज सुंदरी जो है फर्स्ट महिला है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 60 वर्ष की अवस्था में। और किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। पुस्तक का नाम क्या है? तो अमार जीवन। अमार जीवन इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है। फिर बताया गया है रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग रुकैया सखावत हुसैन को। तो रुकैया सखावत हुसैन जो है काफ़ी जो है फेमस महिला थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने जो है 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी और कहानी का शीर्षक का क्या नाम था? तो सुल्ताना का स्वप्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक के लेखिका कौन है? तो रुकैया सखावत हुसैन, जिन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी। उस कहानी का नाम क्या है? सुल्ताना का स्वप्न। कितने वर्ष की आयु में? तो 25 वर्ष की आयु में। तो याद रखिएगा। क्या याद रखना है रुकैया सखावत हुसैन के बारे में? तो इन्होंने जो 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी और कहानी का शीर्षक का नाम क्या रखा? तो सुल्ताना का स्वप्न। तो सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक कहानी की लेखिका कौन है? तो ये लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन। इस चीज़ को याद रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है। तो क्या है वो डेट? तो महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को मनाई जाती है। ये डेट जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ नोट की हूँ। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद क्या बताया गया है? बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और बंधुत्व को प्रदर्शित करते हैं। ये कब होता है? तो 14 अगस्त को होता है। तो ये दोनों डेट जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग इस डेट को याद रखिएगा कि बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर, बाघा में जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और भाईचारा बंधुत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो कब होता है ये कार्यक्रम? तो 14 अगस्त को। इस चीज़ को याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। और रुकैया सखावत कौन है? तो रुकैया सखावत की जो इन्होंने जो कहानी लिखी है सुल्ताना का स्वप्न, 25 वर्ष की आयु में। इस चीज़ को याद रखना है। फिर जो है एक राज सुंदरी है जो 60 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था अमार जीवन। क्या नाम था? अमार जीवन। जो है बांग्ला भाषी है, बांग्ला भाषा में जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और फर्स्ट महिला थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। कौन? तो राज सुंदरी। किसने लिखी? तो राज सुंदरी ने। इस चीज़ को याद रखना। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर में। इन सारी महिलाओं, 4 महिलाएं 3 महिलाएं हैं, इन तीनों महिलाओं को याद रखना, एकदम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।